हेलो दोस्तों, आज होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी आरओ एआरओ री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, जो घटना चक्र द्वारा 5 प्रैक्टिस सेट निकाले गए हैं आरओ एआरओ के लिए, उसके अंतर्गत ये आपका टेस्ट नंबर दो है, मतलब सेकेंड टेस्ट सीरीज है। और इसके अंतर्गत इस वीडियो में हम लोग जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चन है उनको फुल जो है डिटेल एनालिसिस किया जाएगा उनका, जिससे कि उनसे रिलेटेड जो भी आपके डाउट हो वो क्लियर हो जाए। और इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो आपको 140 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब नवीनतम पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे मतलब जो टॉपिक्स हैं उनको प्रॉपर अच्छे से कवर किया गया। इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, यूपी स्पेशल के भी हैं। उसके साथ साथ मतलब जहाँ से क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया गया है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बाकी इसके जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, टोटल 5 प्रैक्टिस सेट्स हैं, इसके 5 को प्रॉपर कंप्लीट कराया जाएगा। और देखिए, पहला प्रैक्टिस सेट इसका जो सॉल्व कराया गया था वो थोड़ा ईजी था। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे आपका टेस्ट नंबर सेकेंड है, इसमें जो टफेस्ट लेवल है थोड़ा उससे अधिक मिलेगा, इसके बाद जो करेंगे उसमें थोड़ा और मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग सॉल्व करिए। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए हैं और ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप लोगों को, ये भी बताइएगा। ठीक है, बाकी वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। और देखिए, जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराना शुरू किया जाता है उसके बाद से बीच में कोई भी फालतू बात नहीं की जाती है। टोटल पूरा जो फोकस रहता है वो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन सॉल्व कराने पर ही रहता है। ठीक है, ये आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा। ठीक है, तो इसमें और जो भी क्वेश्चंस आपके सॉल्व कराए जा रहे हैं वो भी अच्छे से कराए जाते हैं, जिससे कि कोई भी या किसी भी प्रकार का डाउट आप लोगों के दिमाग में या फिर कन्फ्यूजन ना रहे। तो बाकी आप लोग अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन रहती है तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 के बारे में। हानकांग नोबेल साहित्य पुरस्कार जीतने वाली दक्षिण कोरिया की पहली लेखिका हैं। हानकांग को उनके उपन्यास द व्हाइट बुक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। हानकांग जो है नोबेल साहित्य पुरस्कार जीतने वाली दक्षिण कोरिया की प्रथम मतलब पहली लेखिका या प्रथम महिला है, या कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन इन्हें जो यह पुरस्कार दिया गया था, इनके उपन्यास द व्हाइट बुक के लिए नहीं दिया गया था। इन्हें यह पुरस्कार जो है वह यह जो पुरस्कार है उनको इंटेंस पोएटिज और प्रोस के लिए दिया गया था। ठीक है, यह पुरस्कार इन्हें दिया गया था, जिसे गहन काव्यात्मक गद्य भी कहा जाता है, और इसका जो इंग्लिश में अनुवाद हुआ था वह इंटेंस पोएटिक प्रोस के नाम से हुआ था। ठीक है, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2024 का साहित्य क्षेत्र का। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। पहला आपका सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के बारे में देखिए। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के बलिया में किया गया था। यह परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना एनपीपी के तहत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना होगी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? देखिए, इसका जो शुभारंभ है, जो शिलान्यास है, वो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के महोबा से इसका शुरुआत या फिर इसका शिलान्यास नहीं किया गया था। इसका जो शिलान्यास किया गया था मध्य प्रदेश के खजुराहो से किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश के खजुराहो से किया गया था। ठीक, खजुराहो से। तो याद रखिएगा, सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। दिसंबर 2024 में भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव इंडिया फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज किसे घोषित किया गया है? मोढेरा गुजरात, मशाली गुजरात, जैसलमेर राजस्थान या फिर तानोत राजस्थान। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मशाली गुजरात को यह भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव इसे घोषित किया गया है। ठीक है, और यह गुजरात के बनासकांठा जिले के सुईगाम तालुका में स्थित है। ठीक, और इसमें जो सौर्यकरण किया गया था, या कह सकते हैं कि जो सौर गांव इसे घोषित किया गया था, या फिर इस गांव का जो सौर्यकरण किया गया है वह पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत इस पूरे गांव में सोलर पैनल लगाया गया है। और यह भारत का पहला जो आपका सीमावर्ती गांव है जो पूर्ण रूप से 100% जो है सोलर विलेज इसे घोषित किया गया है। कहाँ का है? गुजरात का गांव है मसाली, ऑप्शन बी हो जाएगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने पैरालंपिक इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और कुल 29 पदक किसके द्वारा जीता गया? भारत ने पहली बार पैरालंपिक में पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में भाग लिया, जिससे पदक तालिका में वृद्धि हुई। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें,
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। देखिए इसमें जो भारत द्वारा पहली बार इस पैरालंपिक में पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और जो आपका ब्लाइंड जूडो है इसमें पार्टिसिपेट किया गया था, लेकिन इसकी वजह से पदक तालिका में वृद्धि हुआ है, ये बात नहीं सही है, ठीक है। इसमें भारत द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था लेकिन इसमें भारत को एक भी पदक नहीं मिला था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। और भारत द्वारा यह भारतीय इतिहास में अब तक पैरालंपिक इतिहास के जो पैरा ओलंपिक इतिहास है, इसके इतिहास की अगर हम बात करें तो अब तक सबसे अधिक पदक जो है 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में जीता गया था, ठीक है। टोटल पदकों की संख्या 29 थी और इसमें भी अगर ये पूछ ले कि जो पदक जीते गए थे उसमें 29 पदक में 7 जो है गोल्ड था, 7 गोल्ड था। 9 अगर हम बात करें तो यह सिल्वर था, ठीक है, सिल्वर था। और जो आपका 13 है वो ब्रॉन्ज था, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित दिवसों पर विचार कीजिए, इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जो दिवस दिए गए हैं, विश्व संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, विश्व पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय खेल दिवस, इन सभी को क्रम से लगाना है। विश्व संस्कृति दिवस की बात करें, यह मनाया गया था 29 अगस्त को, 29 अगस्त को मनाया गया था विश्व संस्कृति दिवस। पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था 23 अगस्त को, 23 अगस्त को मनाया गया था। और इसकी जो थीम थी, इसका जो मुख्य विषय था, टचिंग लाइफ्स वाइल टचिंग द मून्स इंडियाज स्पेस सागा, यह इसकी थीम थी, ये भी याद रखिएगा। विश्व पर्यटन दिवस की बात करें, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पर्यटन और शांति, यह इसकी थीम थी 2024 की, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 2 4 3, ऑप्शन सी। टाइम मैगजीन 2024 में पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया था? टेलर स्विफ्ट, जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कैटलिन क्लार्क? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यह जो जैसे कुछ लोग दिए गए हैं और इनकी मृत्यु के क्रम में इनको क्रम से लगाना है। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर, इनका निधन कब हुआ था? लता मंगेशकर के निधन की अगर हम बात करें तो 6 फरवरी 2020 को हुआ था, 2022 को हुआ था, ठीक है, 2022 को। और प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा की बात करें, इनका जो निधन हुआ था वह 9 अक्टूबर 2024 को इनका निधन हुआ था, इनका निधन हुआ था। प्रसिद्ध तमिल अभिनेता निर्देशक मनोबाला का निधन जो हुआ था, इनका निधन 3 मई 2023 को हुआ था, 2023 को। और प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट काका का निधन, इनका निधन 1 जनवरी 2025 को हुआ था, ठीक है, 2025 को, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर डी हो जाएगा, 1 3 2 4, ठीक है, ऑप्शन डी। पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर या फिर प्रयागराज? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, गोरखपुर में खोला गया है, ठीक है। और इसका उद्घाटन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो उद्घाटन किया गया था उप मुख्यमंत्री जगदीप धनखड़ द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और यह एक आवासीय स्कूल है जहां पर 6 से लेकर के 12 कक्षा तक आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और यह पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है, इसलिए यह और इम्पोर्टेंट हो जाता है। सही आंसर इसका बी है। PSLV C60 स्पैडेक्स मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों के बीच डॉकिंग का प्रदर्शन करना है। स्पैडेक्स मिशन के अंतर्गत प्रक्षेपित उपग्रहों में से SDX-01 चेंजर और SDX-02 टारगेट के रूप में इन दोनों को नामित किया गया है। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही है और आगे की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में देखिए, यह योजना केवल पहली संतान के जन्म पर गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत कुल 5,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। कौन सा विकल्प इसमें से बताना है सही है? इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब इस योजना की शुरुआत की गई थी उस समय जो है केवल पहली संतान तक ही इसका प्रावधान किया गया था और केवल 5,000 रुपये तक दिया जाता है। लेकिन वर्तमान समय की अगर स्थिति की हम देखें तो अब जो है कितना दिया जाता है? 6,000 रुपये दिया जाता है, ठीक है, 6,000 रुपये।
जो 5,000 है वह दिया जाता है 2 किस्तों में और 1,000 तुरंत दे दिया जाता है। ठीक है, 1,000 तुरंत दे दिया जाता है, बाकी 6,000 2 किस्तों में दिया जाता है, 3-3 हज़ार रुपये करके। ठीक, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यह जो है 2 संतान तक, स्टार्टिंग में क्या था कि एक संतान और दूसरी संतान अगर लड़की होती है, ठीक है, दूसरी संतान अगर लड़की पैदा होती है तब जो है या 5,000 रुपये दिया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में चाहे लड़की पैदा हो या फिर लड़का पैदा हो, आपको जो है जो महिला है उसको 6,000 रुपये 2 संतान तक दिया जाएगा। ठीक है, 6,000 रुपये। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका आयोजन किया गया था कुरुक्षेत्र में। भागीदार राज्य उड़ीसा है, भागीदार देश है नेपाल और आयोजन तिथि 28 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ था। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भागीदार देश नेपाल नहीं। भागीदार देश के रूप में किसे शामिल किया गया था? जो भागीदार देश है वो आपका तंजानिया था। ठीक है, तंजानिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सेमिकॉन इंडिया 2024 के बारे में देखिए, सेमिकॉन इंडिया 2024 के बारे में इसका जो आयोजन है ग्रेटर नोएडा में 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य किया गया था और इसका जो केंद्रीय विषय था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, यह इसकी थीम थी। उत्तर प्रदेश ने सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 को लागू किया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। जो सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किया गया था इसके बारे में दोनों विकल्प सही है। ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन धरणी मानव भ्रूण मस्तिष्क डिजिटल डेटाबेस के बारे में सही नहीं है? धरणी डेटासेट IIT मद्रास के सुधा गोपालकृष्णन मस्तिष्क केंद्र द्वारा इसे तैयार किया गया है। यह डेटासेट विश्व का पहला मानव भ्रूण मस्तिष्क का उच्च विभेदन क्षमता वाला 3D छवि ग्रहण करता है। धरणी में 5,132 मस्तिष्क डेटा को डिजिटल रूप से कैप्चर किया गया है और यह ओपन सोर्स पोर्टल पर उपलब्ध है। यह डेटासेट गर्भावस्था की पहली तिमाही के मानव भ्रूण मस्तिष्क पर आधारित है। कौन सा विकल्प इसमें बताना है गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि ये पहली तिमाही में मानव भ्रूण मस्तिष्क पर आधारित नहीं है, बल्कि पहली जो दुमाही है, ठीक है, जो पहली आपका दूसरा तिमाही है इसके अंतर्गत, पहली तिमाही नहीं बल्कि दूसरी तिमाही में मानव भ्रूण मस्तिष्क पर आधारित है। ठीक है, तो यह पहली तिमाही नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाकी विकल्प सही है। विश्व ध्यान दिवस के बारे में देखिए, भारत द्वारा 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया है और पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया था 21 दिसंबर 2023 को। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि पहला जो ध्यान दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 21 दिसंबर 2023 नहीं बल्कि 2024 को। ठीक है, 2024 को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए, ये दोनों ऑप्शन वैसे ही एक दूसरे की विरोधाभासी हैं। इसमें क्या कह रहा है कि भारत ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और प्रथम विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर 2023 को मनाया गया। ठीक है, अगर ये प्रथम ध्यान दिवस है तो 2023 में नहीं मनाया जाएगा। ठीक है, ये 2024 में, अगर 2024 में मनाया जाएगा तभी तो पहला ध्यान दिवस होगा। 2023 में मनाया जाएगा तब तो 2024 में दूसरा हो जाएगा। ये तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अगर ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, तो ये डेफिनेटली गलत ही होगा। ठीक है, तो ऐसे भी देखिए, जो क्वेश्चन समझ में आए, क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो भी जो है उसका एक वैलिड आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन के 50% से अधिक चांसेज रहते हैं कि आप वो सही कर लें। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में देखिए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 21 दिसंबर 2024 को जारी किया गया और यह अक्टूबर दिसंबर 2023 के उपग्रह आंकड़ों पर आधारित था। उपग्रह आंकड़ों पर आधारित था। अक्टूबर दिसंबर के समय भारत में बनावरण मानचित्रण के लिए उपयुक्त और अक्टूबर दिसंबर का समय भारत में बनावरण मानचित्रण के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि इस दौरान मेघमुक्त आकाशीय स्थिति रहती है। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही है और आगे की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है, तो याद रखिएगा सही आंसर बी हो जाएगा। तमिलनाडु लौह युग की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक बनकर के उभरा है। तूतुकुड़ी जिले के शिवगलाई स्थल से प्राप्त रेडियो कार्बन साक्ष्यों से यह प्रमाणित हुआ है कि दक्षिण भारत में लौह युग की जो शुरुआत है 3345 ईसा पूर्व पहले ही हो गई थी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है?
इसका जो सही आंसर वो बी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है और आरेखी सही व्याख्या करता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। और यहाँ बात करें तो लगभग 2000 वर्ष पहले के जो साक्ष्य हैं यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और यह तमिलनाडु के जो थूथुकुडी जिला है वहाँ से थूथुकुडी जिले के शिवगलाई स्थल से प्राप्त हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज नीले रंग का है, जिसमें न्याय भवन को सुनहरे रंग से चित्रित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज में भवन के ऊपर अशोक स्तंभ और नीचे संस्कृत श्लोक सत्यमेव जयते लिखा हुआ है या फिर अंकित है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। और दूसरा गलत क्यों है? देखिए, सुनहरे रंग में चित्रित इसे किया गया है, भवन के ऊपर अशोक चक्र है, अशोक स्तंभ है, ये बात भी ठीक है। निचले भाग में संस्कृत श्लोक के रूप में जो लिखा गया है वह यतो धर्मस्त्यो जय, अर्थात जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, इसका अंकन किया गया है, न कि सत्यमेव जयते का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत है। पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित किया गया है, इसकी रचना जो है या इसकी लेखन जो है किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अजित डोभाल, अनिल चौहान, अमिताभ घोष या फिर संजीव जोशी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजीव जोशी की यह पुस्तक है। इसका विमोचन पूछ सकता है किसके द्वारा किया गया था। इसका विमोचन संयुक्त रूप से अजित डोभाल और अनिल चौहान, इन दोनों लोगों ने मिलकर के इसका विमोचन किया गया था। और यह संजीव जोशी की जो 75 कविताएं हैं उसका एक संग्रह है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। और इसके बाद ये भी याद रखिएगा कि संजीव जोशी जो हैं यह ब्रह्मोस एयरोस्पेस में डिप्टी सीईओ के पद पर भी रह चुके हैं, ठीक है। डिप्टी सीईओ के पद पर भी रह चुके हैं, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिए, अजित डोभाल और अनिल चौहान, इन लोगों ने मिलकर के इसका विमोचन किया था। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका जो आयोजन हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था, ठीक है। सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया था, तो सही आंसर सी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में हुआ था। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुरुआत किया गया था 2015 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसका शुरुआत हुआ था 2016 और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2017। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 वो सी हो जाएगा। 4, 2, 3, 1 ऑप्शन सी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को भूमि की गुणवत्ता के बारे में जागरूक करना और उर्वरकों के अनावश्यक प्रयोग को रोकना है। यह योजना किसानों को सब्सिडी पर उर्वरक प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा गलत क्यों है? देखिए, जो यह मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई है, किसानों को मृदा से संबंधित, मृदा की पोषक तत्वों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना, ठीक है। और जो उर्वरकों का उनके द्वारा उपयोग किया जाता है, संतुलित उर्वरक का उपयोग करने के लिए बढ़ावा देना, उसके साथ साथ कैसे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है, ठीक है। और यह जो है किसानों को उर्वरक पर सब्सिडी देने के लिए नहीं है, बल्कि कृषि से संबंधित, मृदा से संबंधित जो जागरूकता है उसके बारे में किसानों को जागरूक करना, ठीक है। चाहे वो कीटनाशक वगैरह हो, रासायनिक खाद हो, ठीक है, उर्वरक वगैरह, इन सब के बारे में कि जो मृदा की स्थिति वर्तमान है वो क्या है, मतलब मृदा में वर्तमान समय में किस रासायनिक खाद की मात्रा अधिक है या फिर से किसका प्रयोग कम करना है, क्या अधिक डालना है, जिससे कि कृषि की पैदावार अधिक हो, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सब्सिडी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य पदार्थों और ऊर्जा की कीमतों में परिवर्तन शामिल होता है। कोर मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति से अलग होती है क्योंकि इसमें अस्थिर वस्तुओं जैसे कि खाद्य और ऊर्जा को शामिल नहीं किया जाता है। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति से तात्पर्य क्या है? देखिए, वर्तमान समय में अगर हेडलाइन मुद्रास्फीति के अंतर्गत हमें मुद्रास्फीति की गणना करना है तो वर्तमान जो महंगाई है या फिर से मार्केट में अगर मंदी है, मार्केट में अगर मुद्रास्फीति है, तो इन सभी को इसमें काउंट किया जाता है। तो वर्तमान समय की जो मार्केट की, जो बाजार की अनिश्चितता होती है वो भी इसमें काउंट हो जाती है। लेकिन जो कोर मुद्रास्फीति होती है इसकी गणना करने के लिए एक आधार वर्ष निर्धारित किया जाता है। जैसे वर्तमान समय में इसका जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है, जिसको बदल करके 20-21 करने का भी सिफारिश किया गया है, ठीक है। तो अभी लेकिन अभी जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है, ठीक है, 2011-12 है। तो इसके अंतर्गत जो मुद्रास्फीति की गणना, इसमें मुद्रास्फीति को हटा दिया जाता है, हेडलाइन मुद्रास्फीति वगैरह हो गया, महंगाई, इन सबको हटा करके उसके बाद कोर मुद्रास्फीति की गणना की जाती है कि अगर मुद्रास्फीति वगैरह ना हो, मंदी वगैरह ना हो, तब जो मुद्रास्फीति है वो कितने स्तर से या कितने
प्रतिशत से या परसेंटेज से बढ़ रही है। ठीक है, तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, हेडलाइन मुद्रास्फीति, इसमें वर्तमान जो उतार चढ़ाव है मार्केट की जो अनिश्चितता है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है, जबकि कोर मुद्रास्फीति में मार्केट की सभी अनिश्चितताओं को हटा करके उसके बाद फिर मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आरबीआई किस प्रकार की मौद्रिक नीति अपना करके बाजार में धन आपूर्ति को नियंत्रित करता है? धन आपूर्ति को नियंत्रित करता है, ये आपको बताना है। रेपो दर में वृद्धि, नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर में कमी, सरकारी बॉन्ड खरीद करके बैंक दर में कटौती। बैंक दर में कटौती, देखिए क्वेश्चन जो है इसमें जो ऑप्शन दिया है ना वो गलत दिया है। 1 2 1 4 2 3 1 3 4 जी ऑप्शन गलत दिया है। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें, अगर रेपो दर में ये वृद्धि करता है तब इससे बैंकों के पास जो धन है उसकी क्या होगी? कमी होगी। ठीक, रेपो दर में अगर वृद्धि करता है तो बैंकों के पास धन में कमी होगी। तो क्या यह जो है धन की आपूर्ति जो है इसको नियंत्रित कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल करेगा। नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर में अगर कमी ये करता है तो इससे बैंकों के पास पैसा अधिक होगा ना। सीआरआर में कमी करेगा तो बैंकों के पास पैसा अधिक होगा, जिससे मार्केट में और पैसा फ्लक्चुएट करेंगे। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। सरकारी बॉन्ड खरीद करके, सरकारी बॉन्ड अगर खरीदता है तभी तो बैंकों के पास पैसा अधिक होगा। जैसे देखिए बैंक क्या करता है, जब बैंकों में पैसा अधिक हो जाता है, मार्केट में पैसा अधिक हो जाता है तो सरकारी बॉन्ड देता है, उनको बेचता है। ठीक है, सरकारी बॉन्ड बेचता है और सरकारी बॉन्ड बेच करके वह उनका जो अतिरिक्त पैसा होता है उसको शक कर लेता है। ठीक है, उसको सोख लेता है। ठीक है, फिर जब इसे लगता है आरबीआई को कि मार्केट में पैसा या धन की कमी है या कम है, मुद्रास्फीति नहीं है, मांग कम है, तब ये क्या करता है, सरकारी जो प्रतिभूतियां होती हैं या सरकारी जो बॉन्ड होता है उनको खरीद करके बैंकों को अतिरिक्त पैसा देता है, बैंकों को अतिरिक्त पैसा प्रवाहित करता है। तो ये जो है सरकारी बॉन्ड खरीदना, यह भी तो मार्केट में पैसे में वृद्धि करेगा। और बैंक दर में अगर कटौती करेगा, पहले मान लीजिए बैंक दर 10% है, 10% के दर पर जो बैंक है वो मतलब आरबीआई से ऋण लेते थे तो इनको ब्याज के रूप में 10% देना पड़ता था, तो इसलिए कम पैसा लेते थे तो कम पैसा उधार भी देते थे उपभोक्ताओं को, और उधार देने के कंडीशन में या अधिक ऊंची ब्याज दर रखते थे। अगर बैंक दर में ही कटौती हो जाएगी और मान लीजिए कम करके 6% कर दिया जाए तब क्या होगा? तब तो जो है इनको केवल ब्याज 6% देना होगा, तो इनके पास पैसा अधिक होगा, अधिक ऋण लेंगे और अधिक उपभोक्ताओं को ऋण देंगे। तो इसमें जो कह रहा है कि आपूर्ति को नियंत्रित करता है, तो आपूर्ति नियंत्रित केवल एक ही कर रहा है। ठीक है, ये बाकी 2 3 4 यह आपूर्ति को नियंत्रित नहीं करते हैं, आपूर्ति को बढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि धन की आपूर्ति को नियंत्रित नहीं है। इसमें अगर ये रहता कि धन की आपूर्ति को बढ़ा रहा है, ठीक है, धन की आपूर्ति को बढ़ा रहा है, तब इसका आंसर जो है 2 3 4 सही होता, लेकिन 2 3 4 भी इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो देखिए बाकी अब समझ लीजिए क्या है, ऑप्शन कुछ भी रहे उससे क्या ही मतलब है। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर रेपो दर में वृद्धि होती है तो पैसे में कमी होगी, नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर में अगर कमी हो, सरकारी बॉन्ड को अगर खरीदा जाए, बैंक दर में अगर कटौती हो तो इससे धन की वृद्धि होगी। ठीक है, बस इतना सा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 67% भारतीयों को खाद्य सुरक्षा प्राप्त होगी और यह अधिनियम सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही है और आगे की सही व्याख्या करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसको सूची फर्स्ट को, इसमें जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसकी अगर हम बात करें, स्थिरीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है? राजकोषीय समायोजन से हम स्थिरीकरण कर सकते हैं। ठीक है, राजकोषीय समायोजन से स्थिरीकरण कर सकते हैं। मुद्रास्फीति का नियंत्रण कैसे हो सकता है? मुद्रास्फीति का नियंत्रण करने के लिए भुगतान संतुलन, अगर मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहेगा तो भुगतान संतुलन में मदद मिलेगी। ठीक है, संरचनात्मक समायोजन के लिए औद्योगिक विनियंत्रण का कार्य किया, विनिवेश से वित्तीय सुधार होता है। ठीक है, जैसे विनिवेश अगर किया जाएगा तो सरकार के पास पैसा अधिक होगा जिससे वित्तीय सुधार होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो होना चाहिए आपका ऑप्शन सी होना चाहिए। भारत अमेरिका संयुक्त वक्तव्य में द्वितीय हरित क्रांति के लिए ज्ञान पहल पर जोर दिया गया है और इस पहल में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्राथमिकता दी गई है। कौन सा विकल्प इसमें सही है? देखिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, केवल पहला सही, दूसरा गलत है। इसमें जो है भारत और अमेरिका द्वारा मिलकर के द्वितीय हरित क्रांति के लिए ज्ञान पहल पर जोर दिया गया, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह जो है विदेशी निवेश को प्राथमिकता नहीं देता है, बल्कि भारत और अमेरिका द्वारा मिल करके संयुक्त रूप से कोई नवीन प्रौद्योगिकी का निर्माण करना और कृषि क्षेत्र में
जो है सुधार करने, विकास करने के लिए उस पर मुख्य रूप से फोकस किया गया। ठीक है, विदेशी निवेश को इसमें आकर्षित करने या विदेशी निवेश को बढ़ावा देने से रिलेटेड कोई भी प्रावधान इसमें नहीं है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय निर्यात आयात बैंक की जो स्थापना की गई थी, भारतीय आयात निर्यात बैंक, एक्जिम बैंक, यह 1981 के अधिनियम द्वारा 1982 में इसका स्थापना किया गया था। भारतीय औद्योगिक शाखा और निवेश निगम ICICI का स्थापना 1964 में किया गया था। क्या यह सही है? नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि जो आपका ICICI है, इसका स्थापना इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हम लोग सॉल्व किए थे, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, कब किया गया था? 1955 में किया गया था। ठीक है, 1955 में। 1964 में किसका स्थापना किया गया था? देखो 1964 की अगर हम बात करें, 1964 में जो स्थापना हुआ था वो ICI 1965, और जो आपका IDBI है 1964 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, IDBI का स्थापना 1964 में हुआ था। ठीक, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, $1.21 बिलियन। ऑप्शन ए। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड। कौन सा विकल्प इसमें सही है? देखिए, इसमें अगर केवल आप लोगों को एक पता है ना तो आप आंसर सही कर सकते हैं। ये बात पता है ना आपको कि 2001 से 11 के बीच में जनसंख्या में जो वृद्धि हुआ था नागालैंड में नकारात्मक रूप से हुआ था, नागालैंड में निगेटिव रूप से हुआ था। ठीक है, और यहाँ का जो वृद्धि दर था वह -0.6% था। तो अगर ये आपको पता है तो क्वेश्चन आप वैसे ही सही कर लेंगे। नागालैंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार और मेघालय। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें नागालैंड की जो विकास दर थी, नागालैंड की जो विकास दर थी ये आपकी -0.6% थी। सिक्किम की बात करें, सिक्किम का 12.9% था। उत्तर प्रदेश का कितना था? उत्तर प्रदेश का था 20.2%। बिहार का 25.6%। ठीक है, और मेघालय का कितना था? मेघालय का था 27.9%, मतलब 28% के आसपास। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि 1 से 11 के बीच कितनी रही थी? इसकी जो दशकीय वृद्धि थी वो कितनी थी? 17.7%। ठीक, ऑप्शन बी। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। देखिए, अगर अंतिम आंकड़ों के अनुसार पूछेगा तो साक्षरता कितनी है? 73%। और अगर स्टार्टिंग प्राथमिक जो आंकड़े हैं, ठीक है, प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार अगर पूछेगा तो 74.4% हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है याद रखिएगा 73% अंतिम आंकड़ों के अनुसार है। ठीक है, 73% है अंतिम आंकड़ों के अनुसार। और इसमें भी अगर पूछ ले, इसमें भी अगर पूछ ले कि इसके अंतर्गत पुरुष साक्षरता कितनी है, 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता जो है यह आपका 80.9% है, और महिला साक्षरता कितना है? 64.6%। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, सही आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य की अगर हम बात करें तो यह मौद्रिक नीति का विनियमन करता है। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित ऋण का वित्त पोषण करता है। भारतीय स्टेट बैंक वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य करता है, और एक्जिम बैंक इसे आयात निर्यात बैंक के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ योजनाएं दी गई हैं और उनके जो स्टार्टिंग वर्ष है उससे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2024, डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल एजुकेशन इन इंडिया 9 मार्च 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 33, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ए। भारत में प्रचंड बेरोजगारी के बारे में देखिए। प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र, कृषि और संबंधित क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यह आधुनिक तकनीकी की कमी और अतिरिक्त श्रमिकों के एक ही कार्य में लगे रहने के कारण उत्पन्न होती है। सही तो है बिल्कुल, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। हरित बांड के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही है? हरित बांड का जो उपयोग है केवल पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाता है, और विश्व में पहला हरित बांड 2007 में यूरोपीय निवेश बैंक और 2008 में विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया था। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। भूमध्य सागर जलवायु प्रदेश में ग्रीष्मकाल प्रायः शुष्क रहता है।
ग्रीष्म काल में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का विस्तार और शुष्क व्यापारिक हवाओं का प्रभाव इन क्षेत्रों में रहता है। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए इसका जो है कथन और कारण दोनों सही हो रहा है, की सही व्याख्या करता है। सही आंसर क्या होना चाहिए? बी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक, टॉर्नेडो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। फुजीटा स्केल का उपयोग टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। हरिकेन मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के टेक्सास, मैक्सिको, फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो बी ये हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। टॉर्नेडो की अगर हम बात करें तो यह अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स क्षेत्र में उत्पन्न होता है और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो मिसिसिपी, मिसौरी घाटी है और टेक्सास हो गया, कंसास, नेब्रास्का, यहाँ पर इसे प्रभावित करता है। ठीक है, और टॉर्नेडो के मापन के लिए, टॉर्नेडो की जो तीव्रता है उसे मापने के लिए फुजीटा स्केल का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए फुजीटा स्केल का उपयोग किया जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और उसके साथ साथ जो आपका हरिकेन है, हरिकेन के तीव्रता का मापन करने के लिए, हरिकेन की तीव्रता का मापन करने के लिए साफिर सिम्पसन स्केल का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। साफिर सिम्पसन स्केल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। भारत में लौह अयस्क उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र पूर्वी भारत है, जिसमें झारखंड, ओडिशा वाले क्षेत्र आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में लौह अयस्क उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश। राजस्थान और गुजरात भारत में लौह अयस्कों के सबसे बड़े उत्पादक हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। ठीक है, राजस्थान और गुजरात लौह अयस्कों के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़े लौह अयस्कों के उत्पादक राज्यों की बात करें तो उसमें आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड आते हैं। ठीक है, न कि राजस्थान और गुजरात। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है, यह बताना है। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र 1897 सिद्रापुर, दार्जिलिंग में लगाया गया था। कृष्णराज सागर बांध की रूपरेखा प्रसिद्ध अभियंता एम विश्वेश्वरैया द्वारा तैयार किया गया था। कावेरी नदी जल विवाद महाराष्ट्र राज्य भी इसमें शामिल है। शिव समुद्रम जल विद्युत संयंत्र का निर्माण कर्नाटक में कावेरी नदी पर किया गया है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। गलत विकल्प का चयन करना है और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा गलत है, क्योंकि कावेरी नदी जल विवाद में महाराष्ट्र शामिल नहीं है। कावेरी नदी जल विवाद जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी इन राज्यों के बीच में है। ठीक है, इसमें महाराष्ट्र दूर दूर तक भी नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि कावेरी नदी महाराष्ट्र से होकर के नहीं प्रवाहित होती है, जिस कारण महाराष्ट्र इस विवाद में शामिल नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया महाद्वीप के किसी देश की राजधानी है? मनामा, मजूरो, मस्कट या फिर ओस्लो? इसमें ओस्लो नहीं होगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपका जो मजूरो है, जो आपका मजूरो है वो भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या पूछा है कि एशिया की राजधानी है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 और 3। ठीक, 1 और 3। मनामा की बात करें तो मनामा जो है बहरीन की राजधानी है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। मजूरो या मार्शल द्वीप समूह की राजधानी है, जो प्रशांत महासागर ओशियाई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मस्कट ओमान की राजधानी और ये भी एशिया में आता है। बाकी ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, जो कि यूरोप में है। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा बी। कौन सा विकल्प उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में सही नहीं है? उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु में वर्षा करती हैं, बात बिल्कुल ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु के कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 70% प्राप्त होता है, क्या ये बात सही है? उत्तर पूर्वी मानसून सूर्य के दक्षिणायन होने और ITCZ के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण प्रभावी होता है और उत्तर पूर्वी मानसून मुख्य रूप से जून से सितंबर के बीच सक्रिय रहता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में क्या है बताना है, सही नहीं है यह बताना है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा भी गलत है। ठीक है, क्योंकि 48% वर्षा जो होता है वह उत्तर पूर्वी मानसून से होता है तमिलनाडु में। ठीक है, और चौथा क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्वी मानसून मुख्य रूप से जून से सितंबर में होता है, ये भी गलत है। ठीक, उत्तर पूर्वी मानसून की अगर हम बात करें तो ये कब से कब तक होता है? उत्तर पूर्वी मानसून जो होता है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में होता है। जून से सितंबर तो दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून के अंतर्गत आता है। ठीक, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सतलज एवं सिंधु के बीच जो हिमालय है उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। काली तीस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिबांग के बीच में है असम हिमालय। सतलज और काली के बीच में है नेपाल हिमालय। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय है। ठीक है, कुमायूं हिमालय। बाकी सतलज सिंधु के बीच में पंजाब हिमालय है। काली तीस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय। और अगर इसको क्रम से पूछे तो सबसे पहले आ गया सतलज और सिंधु,
सॉरी सिंधु और सतलज पंजाब हिमालय, फिर सतलज और काली कुमायूं हिमालय, फिर काली और तीस्ता नेपाल हिमालय, फिर तीस्ता और दिहांग, कहीं कहीं आपको दिहांग की जगह पे ब्रह्मपुत्र भी देखने को मिलेगा, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, असम हिमालय। सही आंसर ए हो जाएगा। निर्वाह कृषि मुख्य रूप से कृषक परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है और इसमें पारंपरिक तकनीकों तथा पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, लेकिन आर्य की व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तांबा उत्पादक क्षेत्र अपने राज्य में स्थित नहीं है? खेतड़ी राजस्थान, मलाजखंड झारखंड, बालाघाट मध्य प्रदेश, पूर्वी सिंहभूमि झारखंड। कौन सा विकल्प सही है? गलत है। इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा। मलाजखंड झारखंड में नहीं है। मलाजखंड कहाँ पे है? मलाजखंड की अगर हम बात करें तो मलाजखंड जो है यह मध्य प्रदेश में, ठीक है, न कि झारखंड में। तो सही आंसर बी हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से नर्मदा नदी के बारे में सही नहीं है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया, इंदिरा सागर परियोजना, टिहरी और ओकारेश्वर। कौन सा विकल्प इसमें गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डिहरी की अगर हम बात करें, टिहरी का निर्माण किया गया भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर किया गया है, कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। विश्व में सबसे अधिक सोने का जो भंडार है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत में कालगुरली और कुलगार्डी जैसे प्रसिद्ध सोने के खान स्थित हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला सही है, गलत है, दूसरा सही है। विश्व में सोने का सबसे अधिक जो भंडार है ना वो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे नंबर पे आता है दक्षिण अफ्रीका, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया आता है, चौथे नंबर पे कनाडा आता है। तो सबसे अधिक भंडार के मामले में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे, जहाँ पे लगभग 12,000 टन सोने के भंडार हैं, ठीक है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। भारत में गेहूं की खेती के लिए जो आदर्श तापमान और वर्षा की मात्रा वो कितनी होनी चाहिए? देखिए, तापमान जो है 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए और वर्षा होना चाहिए 50 से लेकर के 75 सेंटीमीटर वार्षिक, अगर गेहूं की पैदावार अच्छी होनी चाहिए तो उस कंडीशन में, ठीक है, उसके लिए, ठीक। ये नेक्स्ट देखिए, सिगरौली जो ताप संयंत्र है कहाँ पे है? सिगरौली है आपके उत्तर प्रदेश में। कोरबा कहाँ पे है? कोरबा जो है ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। रामागुंडम है तेलंगाना में और फरक्का है पश्चिम बंगाल में। इसका जो सही आंसर है वो ये हो जाएगा। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, छठा। और 26 जनवरी 2020 तक भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं भारत में। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही, क्योंकि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, न कि छठा, ठीक। सबसे बड़ा आपका है जो क्या कहते हैं रूस है, कनाडा, फिर अमेरिका आ जाएगा, चीन, ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक। नेक्स्ट देखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में कौन सा विकल्प सही है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में कौन सा विकल्प सही है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो 1960 में हैरी हेस ने किया था और यह सिद्धांत समुद्र तल विसरण, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत पर आधारित है। सही आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। सारगैसो सागर के बारे में देखिए, गल्फ स्ट्रीम जलधारा इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। यह तटरेखा से घिरा हुआ सागर है। इस महासागर का नामकरण इसमें पाए जाने वाले जो सारगैसो वनस्पति हैं उनके नाम पर किया गया है और यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कौन सा विकल्प इसमें सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत है। गल्फ स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो यह इसकी पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिमी जो सीमा है उसका निर्धारण करता है और सारगैसो सागर इसमें कोई भी तट नहीं है, कोई भी जो तटीय रेखा है वो नहीं है। उसके साथ साथ दक्षिणी अटलांटिक नहीं बल्कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक। और यहाँ पे एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जो मछलियों का प्रिय भोजन होता है, ठीक है। सही आंसर क्या है? सी। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को हानिकारक विकिरण से बचाती है। समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। कौन सा विकल्प इसमें सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत, क्योंकि समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि देखने को मिलता है, न कि कमी, ठीक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें अगर हम बात करें हम्बोल्ट या गल्फ स्ट्रीम जलधारा, हम्बोल्ट को ही पेरू के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, पेरू के नाम से जानता है हम्बोल्ट जलधारा को, ठीक। गल्फ स्ट्रीम कहाँ पे प्रवाहित होती है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है या उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। हम्बोल्ट या प्रशांत महासागर की। फॉकलैंड कहाँ की है?
फॉकलैंड है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, और दक्षिण विश्वती धारा हिंद महासागर की। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 3 2 4 1। पेडल्फर मिट्टी के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह मृदा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की एक महत्वपूर्ण मृदा है और इसमें जो है कैल्शियम मैग्नीशियम उच्च मात्रा में पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा गलत क्यों है? इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होती है, जबकि लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, इसकी अधिकता पाई जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तस्मानिया सागर के बारे में देखिए। तस्मानिया द्वीप ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है जो दक्षिण में बॉस जलसंधि या जलद मरुमत द्वारा ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से अलग होता है। तस्मानिया या प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है, लेकिन यह प्रशांत महासागर नहीं बल्कि दक्षिण महासागर में स्थित है। ठीक है, दक्षिण महासागर में स्थित है। ठीक है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक शहर है जो लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। ओसाका को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है क्योंकि यह जापान का एक प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। भारत को मुख्य रूप से कितनी शस्य ऋतुओं में बांटा गया है? भारत में, या कह सकते हैं कि कितनी शस्य ऋतुएं पाई जाती हैं? इसका जो सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। ठीक है, 3 है। और वो 3 कौन कौन सी हैं? रबी, खरीफ और जायद। ठीक, ऑप्शन बी। संवहन प्रक्रिया में गर्म वायु ऊपर उठती है, नीचे कौन सी वायु उसकी जगह लेती है? इससे इजी क्या हो सकता है? ठंडा। ठीक है, संवहनी प्रक्रिया में क्या होता है कि हवाएं जब गर्म होती है, गर्म होकर के क्या होगा? जब हवाएं गर्म होंगी तो हल्की होंगी और हल्की होकर के ऊपर उठेंगी। ठीक है, ऊपर उठेंगी हवाएं। ठीक, ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के क्रम में जब हवाएं हल्की होती हैं इनका क्षेत्रफल में वृद्धि होता है। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगी, ऊपर की हवा ठंडी है तो इसके संपर्क में आने के बाद ये हवाएं पुनः जो है ठंडी होने लगती हैं और ठंडी होने के बाद पुनः ये नीचे बैठने लगती हैं, नीचे बैठने लगती हैं, नीचे आती हैं, सतह के संपर्क में जैसे ही आएंगी वैसे हवाएं पुनः गर्म हो जाएंगी, पुनः गर्म होकर के पुनः ये ऊपर उठने लगेंगी। ठीक है, और ये संवहनिक हवाएं जब ऊपर जाती हैं तो इनकी जगह पर अगल बगल की जो ठंडी हवाएं होती हैं वो इनका स्थान लेती रहती हैं। ठीक है, इनका स्थान लेती रहती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा अभी? चीन में प्रमुख लौह अयस्क के क्षेत्र अनशान, चांगलिंग, पेंकी या दक्षिण मंचूरिया, शांगतुंग, वुहान है। ब्राजील में माउंट इटाबिरा, मिनास गिरास प्रांत यह लौह अयस्क महत्वपूर्ण या कह सकते हैं कि लौह अयस्क क्षेत्र है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है। रानी दिद्दा के बारे में देखिए। दिद्दा 10वीं से 11वीं शताब्दी की कश्मीर की प्रभावशाली शासिका थी और इन्होंने लगभग 53 वर्षों तक राजनीतिक सत्ता का संचालन किया। राज तरंगड़ी में दिद्दा के शासन को अस्थिर एवं विवादित बताया गया है क्योंकि वह एक राक्षस प्रशासन स्थापित करने में असफल रही थी। कौन सा विकल्प? एक सक्षम शासन स्थापित करने में असफल रही थी। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसमें गलत है। दूसरा गलत क्यों है? देखिए, इनकी अगर हम बात करें, रानी दिद्दा की अगर हम बात करें तो यह कश्मीर की एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक थी और इनके द्वारा एक जो कह सकते हैं कि सशक्त प्रभावशाली एक सैनिक जो है क्या किया गया था? यह सैन्य क्षमता या कैसे सैन्य क्षमता से संपूर्ण थी और एक सक्षम और बहुत ही शक्तिशाली प्रशासन का स्थापना भी इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा अभी? अशोक के अभिलेखों को उनके शासनकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार राजकीय आदेशों और व्यक्तिगत विचारों के प्रसार हेतु संगठित रूप से उपयोग किया गया। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों में विभिन्न स्थानों पर अंकित किया गया है जिससे उनका व्यापक प्रसार संभव हुआ। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन अफगानिस्तान में स्थित हड़प्पाई स्थल है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर सोर्तघई? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सोर्तघई, जहाँ से नहर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सोर्तघई से नहर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सोर्तघई के साथ साथ जो आपका मुंडीगाक है ये भी अफगानिस्तान में है। मुंडीगाक हो गया, देह मुरासी हुंडई हो गया। ठीक है, देह मुरासी हुंडई, और बाकी उसके साथ साथ
जो ये हड़प्पा और आपका मोहनजोदड़ो, ये दोनों कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके साथ साथ पाकिस्तान में आपका शाहबाज शाहबाज जी की ढेरी, रहमान ढेरी है, ठीक है। अन्यूर हो गया, उसके साथ साथ आपका और भी स्थल हैं जो हड़प्पाई स्थल पाकिस्तान में है, ठीक है। बाकी अगर अफगानिस्तान की बात करें तो उसमें वहाँ पे सोरतगाई और मुंडिका, ये दोनों अफगानिस्तान में है और उसमें भी सोरतगाई से नहरों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह मौर्य शासक चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इंडिका नामक पुस्तक की रचना की गई थी इसके द्वारा, लेकिन वर्तमान समय में इसका जो मूल ग्रंथ है वो उपलब्ध नहीं है, किंतु इसके कुछ अंश ग्रीक और रोमन लेखकों द्वारा क्या किया गया था, मतलब इसका अनुवाद करके अपनी किताब या कह सकते हैं कि अपनी जो रचनाएं हैं उसमें संग्रहित किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है। दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। मौर्य वंश के शासकों का सही कालक्रम क्या होगा? मौर्य वंश के शासकों को कालक्रम से लगाना है। इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार है, फिर आपका अशोक आ जाएगा, फिर वेदरथ। 4 3 2 1, ऑप्शन सी। ऋग्वेद का 2 से 7वां मंडल सही सबसे प्राचीन माना जाता है और इन्हें कुल मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद संहिता का संकलन एक सुनिश्चित योजना के तहत किया गया था जिसमें देवताओं और छंदों के आधार पर रचनाओं की क्रमबद्धता को सुनिश्चित किया गया था। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस के बारे में देखिए। मोहम्मद गौस कृष्ण को औलिया संत के रूप में स्वीकार करते थे। वह सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध सूफी संत थे और मुगल बादशाह हुमायूं और तानसेन के घनिष्ठ संबंध थे इनके साथ। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही। बाकी याद रखिएगा जो शाह मोहम्मद गौस हैं या सत्तारी सिलसिले के महत्वपूर्ण मतलब संत थे, ठीक है। यह क्वेश्चन बन जाता है मिलान करने के लिए, ठीक है। यह सत्तारी सिलसिले से संबंधित है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। और यह जो हुमायूं और तानसेन हैं यह शाह मोहम्मद गौस के समकालीन थे, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। बटलर समिति का देखिए, जो हर्टोग बटलर समिति का गठन किया गया था 1927 में और यह भारतीय रियासत समिति भी इसे कहा जाता है। इसका उद्देश्य था भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना। समिति ने भारतीय रियासतों को पूर्ण स्वतंत्रता देने की सिफारिश की थी। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका गलत है क्योंकि इसके द्वारा जो सिफारिश किया गया था भारत सरकार और रियासतों के संबंध में इसने सिफारिश की थी और इसने कहा था कि भारतीय प्रशासन से रियासतों को अलग रखा जाए और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत सीधे नियंत्रण में रखा जाए, ठीक है। तो सही आंसर सी। पूना पैक्ट के बारे में देखिए। पूना समझौता के अंतर्गत सांप्रदायिक पंचायत में दलित वर्गों के लिए जो प्रस्तावित सीट 71 थी इसको बढ़ाकर के 148 कर दिया गया और इस समझौते पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सीधे हस्ताक्षर किया था। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए इसका पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है क्योंकि इस पर जो हस्ताक्षर किया गया था भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किया था लेकिन महात्मा गांधी ने नहीं, बल्कि मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी की जगह हस्ताक्षर किए। क्यों? क्योंकि उस समय महात्मा गांधी पूना जेल में थे, ठीक, याद रखिएगा। पूना जेल में थे कि यरवदा जेल में थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। जफर खां के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। जफर खां जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है और इसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी 1347 ईस्वी में। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाई और उसका नाम रखा था असहानाबाद। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। क्लाइव द्वारा किए गए असैनिक सुधारों के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। उपहार लेने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया, निजी व्यापार पर इसने रोक लगा दी, आंतरिक कर का उन्मूलन कर दिया और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा दिया। देखिए इसमें पूछा क्या है कि कौन सा सुधार इसके द्वारा नहीं किया गया था, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आंतरिक कर का उन्मूलन नहीं बल्कि आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया था क्लाइव ने, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने मिलकर के इंडियन एसोसिएशन जिसे भारत संघ कहा जाता है इसका स्थापना किया। कहाँ पे? कलकत्ता में। इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था और इसने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की। उसके साथ साथ इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर भी आंदोलन चलाया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन। ये दोनों विकल्प सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता, ठीक है। सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक। देखिए इसमें जो है इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब तक स्थापना नहीं हुआ था तब तक यह भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था थी, ठीक, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है, जिसका मतलब क्रिएडिबिलिटी या कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका थी लोगों को जागरूक करने में भारत की स्वतंत्रता के लिए। और इसने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार करने की भी सिफारिश की थी, जिसमें इसके द्वारा सिफारिश किया गया था कि भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाए। उसके साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन
भारत में किया जाए, नियमित रूप से किया जाए। इल्बर्ट बिल का भी इसके द्वारा मतलब विरोध किया गया था। इल्बर्ट बिल किसके समय में आया था रिपन के समय में भी याद रखिएगा। और कब आया था? 1883 में आया था इल्बर्ट बिल विवाद। और यह था क्या? इल्बर्ट बिल विवाद की अगर हम बात करें तो यह जो विवाद था ये था, रिपन द्वारा यह प्रावधान किया गया था, मतलब बदलाव किया गया था कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज थे, चाहे वो भारतीय अगर हैं, तो पहले क्या था कि भारतीय जज अगर हैं तो केवल भारतीयों से संबंधित मामले की सुनवाई ही कर सकते थे। अंग्रेजों से संबंधित मामले की सुनवाई करने का अधिकार भारतीय जजों को प्राप्त नहीं था। रिपन ने इसमें प्रावधान किया ये इल्बर्ट बिल के माध्यम से कि अगर कोई भारतीय जज है तो उसे यह मतलब इल्बर्ट बिल के माध्यम से यह अधिकार दिया जाए कि वह भारतीयों के साथ साथ ब्रिटिश या अंग्रेजी व्यक्तियों से संबंधित मामले की सुनवाई भी कर सकता था। यह अधिकार देने की बात की गई थी इल्बर्ट बिल के माध्यम से, जिसका भारत में बहुत ही व्यापक स्तर पर अंग्रेजों ने विरोध किया, जिसके बाद यह जो बिल है वो वापस ले लिया गया था। ठीक है, इसके बाद इस बिल को वापस ले लिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर्य की सही व्याख्या करता है। बाकी सुरेंद्र बनर्जी द्वारा 1876 में इसका स्थापना किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, और यह जब तक भारत में कांग्रेस का स्थापना नहीं हो गया था तब तक एक महत्वपूर्ण संस्था थी। ठीक है, जब तक भारत में कांग्रेस का स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना नहीं हुआ था तब तक। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, ए नेशन इन द मेकिंग, ए नेशन इन द मेकिंग की रचना किसके द्वारा की गई थी? ए नेशन इन द मेकिंग की रचना की अगर हम बात करें ए नेशन इन द मेकिंग की रचना, इसकी जो रचना की गई थी वो किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। ठीक है, इंग्लैंड डेप टू इंडिया, इंग्लैंड डेप टू इंडिया की रचना लाला लाजपत राय ने की थी। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया की रचना जो है रफीक जकारिया ने किया था। और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। सही आंसर 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय के बारे में देखिए। बाजीराव द्वितीय ने 1801 में जसवंत होलकर के भाई की हत्या कर दी, जिसे जसवंत होलकर की सेना ने पुणे पर आक्रमण किया। 31 दिसंबर 1882 को बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से बसिन की संधि की, जिसके तहत उसने ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार किया। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन सभी को जो गवर्नर जनरल दिए गए हैं इनके कार्यकाल के संदर्भ में इन सभी को सम्मिलित करना है। ठीक है, मतलब क्रम से लगाना है। ठीक है, पहले नंबर पे वारेन हेस्टिंग आ जाएगा। वारेन हेस्टिंग जिसे 1773 के तहत इसे बंगाल का जो है गवर्नर जनरल बनाया गया था और इसने न्यायिक सुधार के अंतर्गत दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना की थी। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, इसके बाद आता है कॉर्नवालिस, जिसके द्वारा स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। विलेजली आता है जो 1798 से 1805 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहता है, वायसराय कह रहे हैं, जो क्या भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। और इसने जो है सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। इसी के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था 1799 में। विलियम बैटिक यह 1828 से 1835 तक रहता है। ठीक है, और इसी के समय में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ठीक, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, मुगल प्रशासनिक विभाजन जो किया गया था, सबसे बड़ा जो था वो सूबा था, उसके बाद सरकार आता था, फिर परगना, फिर ग्राम। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बाकी सूबे का जो प्रमुख होता था उसे सूबेदार कहा जाता था। सरकार जिसे जिला कहा जाता है वर्तमान समय में, इस समय का जिला उस समय का सूबा कहलाता था। ठीक है, और इसका जो प्रमुख था उसे फौजदार कहा जाता था। तहसील को कहा जाता था परगना, और परगने का जो प्रमुख था वो सिकदार था, जो प्रशासनिक प्रमुख था। और जो राजस्व संग्रहण करने वाला अधिकारी था उसे आमिल या फिर कानूनगो कहा जाता था। और ग्रामीण स्तर पर खूत मुकद्दम चौधरी थे, या मतलब ग्राम प्रधान, जिनको खूत मुकद्दम चौधरी कहा जाता था। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिसमें सांप्रदायिक आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार में भारत के राज्य सचिव बर्केनहेड ने कहा था कि भारतीय लोग ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ हैं जिसे सभी वर्ग का समर्थन प्राप्त हो। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। ठीक है, मतलब जो बर्केनहेड है इनके द्वारा कटाक्ष कहा गया था कि भारत ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ हैं जो सभी लोगों को क्या हो, सभी लोगों की सहमति से मंजूर हो, सभी लोग उसे अपनी मतलब स्वेच्छा से अपना सकें।
ठीक, सही आंसर इसका जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है तबकाते नासरी एक ग्रंथ है जिसकी रचना मिनहाजुद्दीन बिन सिराज या फिर मिनहाज सिराज द्वारा की गई थी। तबकाते नासरी सुल्तान नसरुद्दीन महमूद को समर्पित था और इसमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, दोनों विकल्प सही और आर्य की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव के बारे में देखिए, गुरु अर्जुन देव इनके द्वारा आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया, जिसमें सिख गुरु, हिंदू भक्ति के संत और सूफी संतों की रचनाओं का भी संकलन किया गया था। आदि ग्रंथ में सबसे पुरानी रचनाएं बंगाल के वैष्णव संत जयदेव की हैं और अंतिम रचनाएं गुरु तेग बहादुर की हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें, गुरु अर्जुन देव द्वारा इसका संकलन किया गया था, कब किया गया था? 1604 में, 1604 में इसका संकलन किया गया था। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो सिख गुरु, गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अमरदास और गुरु रामदास के साथ साथ गुरु अर्जुन देव की जो वाणी है, उनके द्वारा जो प्रवचन दिए गए, उनके जो विचार हैं, उसका संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। और हिंदू भक्ति के संतों की बात करें तो इसमें कबीर, बाबा फरीद, ठीक है, और सूफी संतों में नामदेव, रायदास, सूरदास, बंगाल के वैष्णव संत जयदेव, इन सभी की रचनाओं का संकलन जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। सरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? यह मनाया जाता है झारखंड में, ऑप्शन बी हो जाएगा। यक्षगान किस राज्य की एक पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? यह कर्नाटक की है यक्षगान। ठीक, थांगटा मणिपुर का एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसे हुएन लालोंग के नाम से जाना जाता है। थांगटा का विकास मणिपुर की मैतेई जनजातियों के बीच निरंतर संघर्ष, आपसी द्वंद्व और विदेशी आक्रमणों से रक्षा के लिए किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी है, दोनों विकल्प सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञ बैजू बावरा के बारे में कौन सा विकल्प सही है? किसके दरबार में रहते थे? बैजू बावरा ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार में निवास करते थे, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही आंसर वो सी हो जाएगा। ठीक है, 91 का सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92 का जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95 ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97, भारत के राष्ट्रपति को संविधान द्वारा दी गई क्षमादान शक्ति के तहत किसी भी अपराध के लिए दया याचिका स्वीकार करने और दंड माफ करने का अधिकार प्राप्त है। बात बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति केवल नागरिक अपराध के मामले में दी गई है, जबकि सैन्य मामलों में यह शक्ति सेना प्रमुख को दी गई है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो नागरिक अपराध हो या फिर सैन्य, दोनों मामलों से संबंधित जो कह सकते हैं, दोनों मामलों से संबंधित जो अधिकार है, क्षमादान की शक्ति जो दी गई है वो राष्ट्रपति के पास है। और इसके अंतर्गत इसके द्वारा क्षमा, प्रविलंबन, परिहार हो गया, लघुकरण हो गया, विभिन्न जो विराम हो गया, इसके माध्यम से सजा को क्या किया जाता है? माफ़ किया जाता है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें आपका सैन्य न्यायालय द्वारा जो अगर कोई दंड दिया गया है वो भी इसके अंतर्गत आएगा, या कह सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा माफ़ किया जा सकता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मतलब पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची से। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख किसमें किया गया है? भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो किया गया है अनुच्छेद 54 में। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, इसका उल्लेख 65 में है। राष्ट्रपति आपातकाल 352 और राष्ट्रपति पर महाभियोग 61। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। ठीक है, कौन सा विकल्प इसमें से सही है? कौन सा विकल्प सही है? अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।
राज्य केवल सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए नहीं। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, यही सही है, बाकी विकल्प गलत है। अनुच्छेद 21 या भारतीय नागरिक और विदेशी व्यक्ति दोनों को प्राप्त है। कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, वो हैं आपके अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। ये ऐसे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, बाकी मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है, बशर्ते या मूल ढांचे में संशोधन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और राज्य केवल सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान नहीं बल्कि SC ST के लिए भी विशेष उपबंध कर सकता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, केवल डी सही है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में देखिए, राष्ट्रपति को संसद में किसी भी विधेयक को वीटो करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति को संविधान द्वारा एक राज्य के राज्यपाल को नियुक्त और बर्खास्त करने की शक्ति दी गई है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका भी हो जाएगा, दूसरा सही, पहला गलत है। ठीक है, जैसे सभी को वीटो करने का अधिकार थोड़ी है, सभी विधेयक को, जैसे मान लीजिए संविधान संशोधन विधेयक है तो क्या उसे राष्ट्रपति वीटो कर सकता है? नहीं कर सकता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से संबंधित करना है। तीसरे अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया? राज्यसभा। शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन किया जाता है इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, उसके बाद छठी अनुसूची जो पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और नवीं अनुसूची में कुछ मामलों में न्यायिक समीक्षा, जो नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, पहला संविधान सन 1951 द्वारा, ठीक, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित कुछ मामले इसमें डाल दिए गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है क्या होना चाहिए? 1, 2, 3, 4। सही आंसर 1, 2, 3, 4 ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन 368 के तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में कौन सा विकल्प सही है? संसद के पास संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की असीमित शक्ति है। कुछ संशोधन केवल संसद के विशेष बहुमत से किए जा सकते हैं, जबकि कुछ को राज्य की मंजूरी की आवश्यकता होती है। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीवाद में मौलिक संरचना सिद्धांत स्थापित किया, जिसमें संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, और उसके साथ साथ आपका चौथा और किसमें दिया है? बी। देखिए 2 और 4 सही है। ठीक है, पहला तीसरा गलत हो जाएगा, पहला तीसरा गलत है। असीमित शक्ति नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति ही कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन मौलिक जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, चुनाव आयोग के बारे में देखिए, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति बिना किसी प्रक्रिया के हटा सकता है। इसमें क्या? सही कथन का चयन करना। ठीक है, चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों को मान्यता देने और उन्हें निरस्त करने की शक्ति होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 329 न्यायपालिका को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और सीटों के आवंटन पर कानूनी वैधता की जांच करने से रोकता है। चुनाव आयोग भारत में सभी संवैधानिक और विधायी निकायों के चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा, दूसरा, मतलब बी और सी सही है, ए और डी गलत हो जाएगा। ठीक है, ए और डी गलत है। भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसे उसी रीति से हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें क्या कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भारत में सभी संवैधानिक और विधायी निकायों के चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। गलत है। जैसे देखिए, केंद्र और राज्य के चुनाव तो कराएगा, लेकिन जो पंचायत और नगर पालिका चुनाव होता है वो तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है ना, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत सरकार के सभी वित्तीय लेन देन का ऑडिट करता है, जिसमें केंद्र और राज्यों की सभी प्राप्ति और व्यय शामिल होते हैं। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण करने के लिए पात्र होता है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, पहला सही, दूसरा गलत है, क्योंकि उसकी मतलब पद समाप्त होने के बाद, ठीक है, उसके रिटायरमेंट के बाद वो भारत सरकार में और कोई भी पद धारण करने का पात्र नहीं होता है। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। सही आंसर इसका सी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें, इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 148 में किया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की भूमिका के बारे में देखिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसकी संवैधानिक स्थिति अनुच्छेद 75 में वर्णित है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और राष्ट्रपति के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो पूरा मंत्रिमंडल स्वतः ही भंग हो जाता है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति थोड़ी उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री जो है यह राष्ट्रपति नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4। नेक्स्ट देखिए,
इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत ईजी हैं जो आप लोग वैसे कर लेंगे आसानी से, ठीक है। अनुच्छेद 280 जिसमें वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 76 की अगर हम बात करें महान्यायवादी 110 धन विधेयक। इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। राज्यसभा के उपसभापति अपने पद से किन परिस्थितियों में त्यागपत्र दे सकता है? यदि वह राज्यसभा का सदस्य न हो, यदि वह राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति को लिखित रूप से इस्तीफा दे दे तो भी पद त्याग सकता है। उसके साथ साथ यदि उसे राज्यसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटा दिया गया तो सभी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 भारत में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान करता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार को राज्य के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है और राष्ट्रपति को सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए संविधान संशोधन, भारतीय संविधान सभा के बारे में। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा को मूल रूप से भारत के नए संविधान को बनाने और लागू करने की शक्ति ब्रिटिश संसद को प्राप्त हुई। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1 3 4 1 3 4। दूसरा गलत है क्योंकि चुनाव जो है प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, ठीक है। ठीक, सही आंसर भी हो जाएगा। भारत ने पहली बार कंपनी शासन को समाप्त कर ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1958 द्वारा, जिसके अंतर्गत भारत का पूरा शासन वगैरह महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कौन इसमें सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रपति की क्षमतानादि शक्ति अनुच्छेद 72, संविधान संशोधन प्रक्रिया 368, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान 165, राजसूची के विषय पर संसद की विधायी शक्ति 249। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 165। इसमें भारतीय संविधान के तहत राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति और उसके कार्यों के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। मानव शरीर में अनियंत्रित विभाजन निम्नलिखित में से किस बीमारी के कारण होता है? ये होता है कैंसर में, ठीक है, कैंसर में, ऑप्शन डी। इनको देखिए जो इनकी संयोजकता है उसके बढ़ते क्रम में लगाना है, इनकी संयोजकता के बढ़ते क्रम में लगाना है। पहले नंबर पे आ जाएगा आपका संयोजकता के बढ़ते क्रम में फ्लोरीन आ जाएगा पहले नंबर पे, ठीक है। उसके बाद आपका सल्फर दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर है आपका एल्यूमिनियम तीसरे नंबर पे और सिलिकॉन चौथे नंबर पे। 2 1 3 4 किस में है? 2 1 3 4 ऑप्शन डी, ठीक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु और 2 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। बेंजीन अणु में कुल 12 सिग्मा और 2 पाई बंध होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला तो सही है, दूसरा गलत है, ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा गलत क्यों है? इसमें अगर हम बात करें बेंजीन में 12 सिग्मा बंध होते हैं और 3 पाई बंध होता है। बेंजीन में इसमें 12 सिग्मा बंध और 3 पाई बंध होता है, ठीक, ठीक है, 3 पाई बंध। सही आंसर इसका ये है। नेक्स्ट देखिए इन सभी को क्रम से लगाना है, इन सभी को क्रम से लगाना है। सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होगा, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर चेन का निर्माण होगा, ठीक है, ये पहले नंबर पे आ जाएगा, दूसरे नंबर पे। उसके बाद जो है एटीपी और NADPH इसका निर्माण होगा, ठीक। फिर कार्बन का स्थिरीकरण होगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका ये हो जाएगा। ऊंचाई पर स्थित पतले मेघ पृथ्वी की सतह को गर्म करने में सहायता करते हैं और यह बादल पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को रोक करके पुनः पृथ्वी पर लौटा देते हैं। सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन कथन और कार्ड दोनों सही ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो ऊंचाई पर स्थित मेघ होते हैं, बादल होते हैं, यह जो सूर्य से प्रकाश आता है पृथ्वी पर उसके लिए तो पारदर्शी माध्यम का कार्य करते हैं, लेकिन पृथ्वी से जो दीर्घ तरंगे के रूप में उत्सर्जन होता है उसके लिए अपारदर्शी माध्यम का कार्य करता है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी पर आती है वो लघु तरंगे के रूप में आती है और पृथ्वी से जो ऊर्जा पुनः परावर्तित होती है, उत्सर्जित होती है, वह दीर्घ तरंगों के रूप में होती है। और यह जो ऊंचाई पर बादल पाए जाते हैं यह पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली जो ऊर्जा है इसको रोक करके पुनः पृथ्वी पर वापस कर देते हैं, जिससे तापमान में वृद्धि देखने को मिलता है और रात में उमस वगैरह होता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा। जलीय पारिस्थितिक तंत्र और जैवभार पिरामिड स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में कौन सा विकल्प सही है? जलीय उत्पादकता की जीवन काल बहुत छोटा होता है।
कौन सा विकल्प एकदम सही है? जलीय पर्यावरण में ऊर्जा प्रवाह सीधा नहीं होता, अपघटक प्रक्रिया धीमी होती है, समुद्र में ऊर्जा अधिक मात्रा में संचित, इसका सही आंसर हो जाएगा जलीय उत्पादक का जो जीवन काल है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है, जिस कारण इसका व्यवहार पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ऑप्शन ए। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर निम्नलिखित माध्यमों में ध्वनि की जो चाल है इसके बढ़ते क्रम में लगाई। सबसे कम ध्वनि की चाल किस में होगी? सबसे कम ध्वनि की जो चाल है वो होगी आपके वायु में, ठीक है। उसके बाद किस में होगी? उसके बाद होगा आपका हाइड्रोजन में होगा, फिर समुद्री जल में होगा, फिर एल्यूमिनियम में होगा। तो सही आंसर इसका क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए 1 4 2 3, ठीक है। मेगावाट विद्युत शक्ति के मापन की इकाई है और 1 मेगावाट 10 पावर 5 वाट के बराबर होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि 1 मेगावाट जो है या 10 पावर 6, 1 मेगावाट 10 पावर 6 मिलियन वाट के बराबर होता है, ठीक है, सही आंसर भी हो जाएगा। यदि एक लेंस की फोकस लंबाई f बराबर प्लस 0.25 मीटर हो तो उसकी क्षमता कितनी होगी? इसकी क्षमता जो है वो हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है, 4 डायोप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स अनिषेक फलन को प्रेरित करता है? कौन सा हार्मोन अनिषेक फलन को प्रेरित करता है? और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ऑक्सिन, ठीक है। और ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन एक प्रमुख वनस्पति हार्मोन्स है जो पादपों में कोशिका विभाजन और वृद्धि को नियंत्रित करता है। सही आंसर भी हो जाएगा। उर्वरक के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है? उर्वरक एक प्रकार के कार्बनिक लवण होते हैं। प्राकृतिक खाद्य से मिट्टी के ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही पहला गलत है। उर्वरक एक प्रकार के कार्बनिक लवण होते हैं। उर्वरक की अगर हम बात करें तो यह कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। उर्वरक जैसे अकार्बनिक के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जैसे सल्फेट हो गया, ठीक है, सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ये सभी अकार्बनिक के अंतर्गत आते हैं। और कार्बनिक में आ जाएगा आपका यूरिया, बोन मील, कंपोस्ट वगैरह, ये कार्बनिक में आ जाएंगे, ठीक है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। यूट्रोफिकेशन के बारे में देखिए। यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा किसी जलाशय में पोषक तत्वों की सांद्रता बढ़ जाती है और यह प्रक्रिया जलाशय में शैवाल और पौधों की वृद्धि को उत्प्रेरित करती है। दोनों विकल्प सही हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है और कांच में प्रकाश की चाल 2.8 पावर 10 मीटर प्रति सेकेंड है तो कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? कांच का जो अपवर्तनांक है वो कितना हो जाएगा? देखिए इसका जो अपवर्तनांक है वो 1.5 होगा, ठीक है, बी। नेक्स्ट देखिए, इन सभी को आपको सम्मिलित करना है, इन सभी को सम्मिलित करना है। एवी कल्चर के अंतर्गत किसका पालन होता है? पक्षियों का। पीसी कल्चर के अंतर्गत हम बात करें तो मछली पालन किया जाता है। सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किसका पालन होता है? वन संवर्धन। और बीटी कल्चर अंगूर खेती। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो होगा क्या? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही, ठीक है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लूकोज का आंशिक नहीं बल्कि पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, न कि आंशिक ऑक्सीकरण, ठीक है, सही आंसर। और इसके बाद जो है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें आपका कार्बन हाइड्रोक्साइड हो गया और H2O जल हो गया, इसका निर्माण होता है, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत अधिक एनर्जी भी निकलती है, ऑप्शन बी। एक 220 वोल्ट के स्रोत से 100 वाट का विद्युत बल्ब प्रकाशमान हो रहा है। बल्ब में प्रकाशित होने वाली जो धारा है उसकी गणना कीजिए। इसकी धारा कितनी होगी? इसकी धारा की जो गणना है वो हो जाएगी 0.454 एंगस्ट्रॉम, 0.454 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन ए, ठीक है। हाइड्रा में श्वसन विसरण प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तिलचट्टा त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? देखिए बात करेंगे तिलचट्टा की। तिलचट्टा त्वचा के माध्यम से श्वसन नहीं करता है बल्कि इसका जो श्वसन है वो श्वसन तंत्र वायु नलिका के माध्यम से होता है, ठीक है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। किस अयस्क से चांदी को प्राप्त किया जाता है? ग्रेफाइट, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट या फिर पिच प्लेट? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्जेंटाइट। ग्रेफाइट से कार्बन को प्राप्त किया जाता है, या कह सकते हैं कि ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। बॉक्साइट किसका है? बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का, ठीक है, एल्यूमिनियम का। पिच ब्लेड किसका है? पिच ब्लेड है यूरेनियम का, ठीक है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। बायोगैस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न होता है और इसका मुख्य घटक मीथेन है। बायोगैस का उत्पादन जीवाणुओं द्वारा किए गए वायवीय अपघटन की प्रक्रिया के कारण होता है।
इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पहला सही दूसरा गलत। पहला सही है दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरे में क्या कह रहा है कि बायोगैस का उत्पादन जीवाणु द्वारा किए गए वायवीय अपघटन की प्रक्रिया में होता है, यह गलत है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो वायवीय जीवाणु द्वारा किया जाता है या ऑक्सीजन रहित वातावरण में जैविक पदार्थों को अपघटन के माध्यम से होता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। त्रिक बिंदु के बारे में देखिए, त्रिक बिंदु वह विशिष्ट तापमान और दाब है जहाँ किसी शुद्ध पदार्थ की ठोस, द्रव और वाष्प तीनों अवस्थाएं एक साथ स्थिर साम्यावस्था में रहती हैं। इस बिंदु पर ताप दाब में किसी भी परिवर्तन से अस्तित्व नहीं टूटता। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत है। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ स्थिर रहती हैं और साम्यावस्था में रहती हैं, और इस बिंदु पर ताप दाब के थोड़े से भी परिवर्तन से अस्तित्व टूट जाता है। ठीक है, सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से समेत करना नहीं, बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा का मापन इससे किया जाता है। जायरोस्कोप से कोणीय वेग का मापन होता है। कार्डियोग्राफ से हृदय स्पंदन, हृदय की गति को मापा जाता है। और लक्स मीटर से द्रव के विशिष्ट गुरुत्व का मापन होता है। कौन सा विकल्प गलत है? वो हो जाएगा ऑप्शन डी। लक्स मीटर द्वारा मापा जाता है क्या? प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, और द्रव की विशिष्ट गुरुत्व को मापा जाता है पिक्नोमीटर द्वारा। ठीक है, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से संबंधित करना है। बांदीपुर की बात करें, बांदीपुर एक बाघ अभयारण्य है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन जो है यह जयमंडल और बाघ अभयारण्य, बंगाल टाइगर, सिमलीपाल हाथी के लिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नाना साहब के बारे में देखिए, यह नाना साहब 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोही सेना के नेता थे और अंग्रेजों को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया। नाना साहब ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खुद को बहादुर शाह जफर के अधीन घोषित किया और स्वाधीनता संघर्ष को आगे बढ़ाने का कार्य किया। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ए हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। गोरखपुर के बारे में देखिए, गोरखनाथ मंदिर गुरु गोरखनाथ को समर्पित है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है। ठीक है, एक समय तक गोरखपुर स्टेशन विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, लेकिन अभी जो है विश्व का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है यह गोरखपुर नहीं है बल्कि हुबली है। ठीक है, कौन हो गया है? हुबली हो गया है। तो हुबली रेलवे जंक्शन जो है विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन हो गया, जिसकी लंबाई 1507 मीटर है। ठीक है, 1507 मीटर। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान है लखनऊ में। यूपीएफसी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान झांसी। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है यह झांसी नहीं बल्कि वाराणसी में है। ठीक है, वाराणसी में, ऑप्शन डी। मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अंतर्गत 10 संरक्षण गृहों का निर्माण एवं संचालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है और प्रत्येक संरक्षण गृह की जो क्षमता है 100 बच्चों की होगी। सही आंसर क्या है? सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों ए हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। उत्तर प्रदेश में 3 जूट मिलें हैं, जिसमें से 2 कानपुर और 1 शाहजहां में है। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर चूड़ियों के लिए विश्वविख्यात है। सही आंसर क्या है? दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहीरों द्वारा किया जाता है और कृष्ण को समर्पित है? धीवर, नटवरी, कार्तिक गीत या फिर सैरा नृत्य? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नटवरी। ठीक है, नटवरी जो मुख्य रूप से कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जीएस का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प इसमें से सही है? बटेश्वर मेला दीपावली पर आयोजित किया जाता है और यह मेला मुख्य रूप से गंगा नदी के तट पर किया जाता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, पहला सही है दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि यह गंगा नहीं बल्कि यमुना नदी के तट पर होता है। ठीक है, यमुना नदी के तट पर। ठीक, तो सही आंसर इसका जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है। बाकी आपका जो हिंदी वाला सेक्शन है इसको अगली वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।
बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें, और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।